ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा? तुमने इतने वर्षों तक मेरी पत्नी और पुत्र को मुझसे दूर रखा। तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और फांसी पर चढ़ा दो। अरे ये क्या? यह अंगूठी तो गायब हो गया। तो इसका मतलब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब आपने मेरे भैया को भी मुझसे छीन लिया। इतना कह दोनों आदमी अपनी तलवार से उस नागिन के 3 टुकड़े कर देते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अरे राम 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 राम, इन दोनों ने तो नागिन को काट डाला। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस तिलिस्मी तोते को जरूर लेकर जाऊंगा। अब तो दोनों आदमी जा चुके हैं और जंगल भी सूना है। चलो चलता हूँ। इतना सोचकर विजय जंगल की ओर चला जाता है। दोनों आदमी भी जा चुके थे। अब उसे किसी का भी भय नहीं था। लड़का बगीचे में घुसने का प्रयास कर ही रहा था, तभी वह दोनों आदमी उसे देख लेते हैं। लेकिन फिर भी वह दोनों बदमाश विजय को कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। विजय जल्दी ही बगीचे में जाता है, तभी उसकी नजर सामने एक विचित्र पेड़ पर पड़ती है, जिस पर एक तोता बैठा था, जिस तोते की तलाश विजय कर रहा था। मिल गया वो तिलिस्मी तोता, मिल गया। चलो जल्दी से मैं इस तोते की एक पंख ले लेता हूँ। विजय चुपके से उस तिलिस्मी तोते का पंख तोड़ लेता है और तोता तुरंत वहां से उड़ जाता है। मेरे हिसाब से तो अब तक उस लड़के को बदमाशों ने खत्म कर दिया होगा। वैद इतना सोच ही रहा था कि तभी विजय वहां पर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, मैं उस तिलिस्मी तोते का पंख लेकर आ गया हूँ। क्या? तुम तिलिस्मी तोते का पंख लेकर आ गए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इस असंभव कार्य को तूने पूरा कर दिया। वैद्य जी, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। मैं सच में ही उस तिलिस्मी तोते का पंख लेकर आया हूँ। आप जल्दी से इसका उपयोग कीजिए। अरे बाप रे बाप, ये लड़का उन बदमाशों के हाथों से कैसे बचकर आ गया? अब क्या चाल चलूं मैं? क्या हुआ वैद्य जी, आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं पुत्र, तुम तिलिस्मी तोते का पंख तो ले आए, लेकिन ये पंख ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करेगा। जब तक इस पंख में उस तिलिस्मी पेड़ का नीला सेब इसके साथ पीसकर ना पिलाया जाए, तब तक ये पंख व्यर्थ है। तो फिर मैं क्या करूं वैद्य जी? अब ये नीला सेब मुझे कहाँ मिलेगा? वह नीला सेब तुम्हें जंगल के पिछली भाग में एक महल है, उसके ठीक पीछे एक बगीचा है, वहीं मिलेगा तुम्हें नीला सेब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, आप इतनी दूर जा रहे हैं, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरी इस अंगूठी को अपने पास रख लो। यदि यह अंगूठी तुम्हारे हाथ से गायब हो जाए तो तुम समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। छोटे भाई से इतनी बात कहकर विजय अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। घर से तो निकल पड़ा हूँ, लेकिन ये तो पता ही नहीं आखिर वो नीला सेब मुझे मिलेगा कहाँ। मैं एक काम करता हूँ, उस बूढ़ी अम्मा के पास चलता हूँ। वो बूढ़ी अम्मा जरूर मेरी मदद करेंगी। इतना सोचकर विजय उस बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए आगे बढ़ चलता है।
विजय जल्दी ही बूढ़ी औरत के पास पहुंचकर उनसे उस नीले सेब के बारे में पूछता है। क्या अब तुम्हें उस नीले सेब को लाना है? लेकिन क्यों? क्या उस तिलिस्मी तोते के पंख से तुम्हारी माँ ठीक नहीं हुई? नहीं अम्मा, वैद्य जी ने बताया है कि उस तिलस्मी पेड़ का नीला सेब के साथ पंख को पीसकर सेब में मिलाकर खाने से ही मेरी माँ ठीक होगी, अन्यथा केवल ये अकेला पंख व्यर्थ होगा। आखिर ये कैसा वैद्य है जो इस बालक को बार बार मौत के मुंह में ढकेल रहा है? बूढ़ी अम्मा, आप क्या सोचने लगी? जल्दी से मुझे उस नीले सेब का पता बता दीजिए। बेटा, उस नीले सेब को तोड़ना इतना आसान नहीं। आज तक उसे जो भी तोड़ने के लिए गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस नीले सेब को लेने के लिए अवश्य जाऊंगा। बस आप मुझे वहां का रास्ता बता दीजिए। पुत्र, वो नीला सेब तुम्हें जंगल उस पार एक महल है, उसके ठीक पीछे एक बगीचा है। नीला सेब वहीं मिलेगा। उस महल में कोई भी नहीं रहता, पूरा महल खाली है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, नीला सेब हम इंसानों की तरह बात भी करता है। नीला सेब तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हें बोलने पर मजबूर करे, फिर भी तुम्हें उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। तुम्हें वहां पर ढेर सारी नीचे गिरा लाल सेब भी मिलेगा। लेकिन अम्मा, वो सारा सेब लाल क्यों है और नीचे क्यों गिरा है? बेटा, वो सेब सब इंसान है जो उस नीले सेब को तोड़ने गया और फिर उसकी बातें सुनकर उसका जवाब दिया तो वहीं पर लाल सेब बनकर नीचे गिर गए और फिर कभी वापस लौटकर ना आ सके। तुम याद रखना पुत्र, तुम्हें उस नीले सेब की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है अम्मा, मैं याद रखूंगा। लेकिन अम्मा, मैं इस जंगल के किस दिशा में जाऊं? बेटा, तुम इस जंगल के उत्तर दिशा की ओर जाओ। इस जंगल पार के बाद मिलेगा नीले सेब का पेड़। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। फिर वह नीले सेब की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही सारे जंगल को पार कर उस महल के नजदीक पहुंच जाता है। मुझे लगता है यही वो महल है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। विजय तुरंत ही उस महल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि हर तरफ नीले सेब के पेड़ के नीचे लाल सेब गिरा हुआ था। अरे राम राम राम, यहाँ पर तो कितने सारे लोग लाल सेब बनकर नीचे गिरे हैं। विजय इतना सोच ही रहा था कि तभी एक नीला सेब विजय से बात करने लगता है। अच्छा, तो तुम भी आ गए मुझे लेने के लिए? अरे बेवकूफ, जिसे तुम अपनी माँ समझकर मुझे तोड़ने के लिए आए हो, वो तेरी माँ नहीं है। तू कोई गरीब का बेटा नहीं है, हरियालीपुर का राजकुमार है तू। और जिसके कहने पर तू मुझे तोड़ने के लिए आया है, वो कोई वैद्य नहीं है। वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुझे मारना चाहता है। तेरी असली माँ को तेरी सौतेली माँ ने काल कोठरी में बंद करवा रखा है। क्या मैं एक राजकुमार हूँ और मेरी माँ ये नहीं कोई और है और वह काल कोठरी में कैद है? ये तुम क्या कर रहे हो? इतना बोलते ही विजय एक लाल सेब के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या, यह अंगूठी तो गायब हो गया। तो इसका मतलब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। ए भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब आपने मेरे भैया को भी मुझसे छीन लिया। बेटा, तुम ज्यादा दुखी ना हो। अभी तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम जल्दी से जंगल जाकर अपने भाई के प्राण बचा लो। तब तक मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करता हूँ। ठीक है वैद्य जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वह नीला सेब का पेड़ किस दिशा में है। बेटा, वो नीले सेब का पेड़ तुम्हें उत्तर दिशा में जो जंगल है उसे पार करने के बाद मिलेगा। वैद्य की बात सुनकर पंकज भी उस नीले सेब की तलाश में निकल पड़ता। वह चलते चलते वहीं से गुजरता है जहां वह बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। रुक जाओ पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ,
मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई अब जीवित नहीं है। वो एक लाल सेब बनकर वहीं गिरा पड़ा है। क्या सेब बनकर गिरे हैं? फिर बूढ़ी अम्मा सारी बात उसे बताती है। पुत्र, उस नीले सेब को सिर्फ वही तोड़ सकता है जो उस सेब के किसी भी बात का कोई जवाब ना दे। दादी माँ, यदि आप इतना सब कुछ जानती है तो ये भी बता दीजिए कि मैं अपने भाई को कैसे ठीक कर सकता हूँ। बेटा, तुम ज्यादा घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। धीरज धरो पुत्र, शांत मन से तुम जो भी करोगे तो वो सफल ही होगा। पुत्र, तुम उस महल पीछे बगीचे में जाओ और चुपचाप उस सेब के बोलने का इंतजार करना। जैसे ही वो तुमसे बात करने लगे तो तुम सिर्फ उसकी सारी बातों को चुपचाप सुनना, कोई भी जवाब ना देना। जब वो नीला सेब बोलते बोलते थक जाएगा तो उसका रंग नीले से लाल पड़ जाएगा। उसी वक्त तुम्हें उस सेब को तोड़ लेना है, तो वो सेब पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएगा। फिर तुम उस सेब को सेब बने अपने भाई को छुआ देना, तो तुम्हारा भाई फिर से ठीक हो जाएगा। फिर तुम बारी बारी से उन सारी सेब को भी उनकी वास्तविकता उन्हें प्रदान कर सकते हो। ठीक है दादी माँ, मैं आपकी सारी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करूँगा। पंकज तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। जरूर यही महल है जो दादी माँ ने बताया है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। पंकज चुपचाप महल के अंदर जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई सामने ही सेब बनकर नीचे गिरा था। भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो एक सेब बन चुके हैं। आप तो यहाँ उस नीले सेब को लेने के लिए आए थे। आपका ये हाल देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझसे बात करो भैया, मुझसे बात करो। अरे वाह, बड़ा भाई तो आकर लाल सेब बन चुका है। आप छोटा भाई भी यहाँ पर पहुँचा। अरे मुझे तोड़कर आखिर तुम क्या करोगे? यदि किसी को बचाना ही है तो जाकर अपने माँ को बचाओ, जो राजमहल की काल कोठरी में कैद है। जिस साधु के कहने पर तुम मुझे तोड़ने के लिए आया है, वो साधु नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। उसने तुम दोनों भाइयों को पैदा होते ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, और उस भले इंसान ने तुम दोनों भाइयों को जंगल से ले जाकर अपने घर में पाला पोसा। वह नीला सेब बोलते बोलते लगभग थक ही चुका था। अरे तुम कैसे नपुंसक राजकुमार हो? इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी तुम कोई उत्तर भी नहीं दे रहे हो। तुमने तो मुझे बुला बुला कर थका डाला। इतना कहते ही उस नीले सेब का रंग नीले से लाल हो जाता है। सेब का बदला रंग देखकर पंकज उस सेब को तोड़ लेता है। इतना कहकर वह उस सेब को अपने भाई के माथे पर स्पर्श करता है। तब भी उसका बड़ा भाई फिर से सामान हो जाता है, या देखकर उसका छोटा भाई अपने भाई के गले लग जाता है। फिर उसका भाई सारी कहानी उसे सुनाता है। पंकज, तुम इस नीले सेब की बातों का कोई भी विश्वास न करो, क्योंकि ये सेब हमें अपने बातों में उलझा रहा है। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, मत करो मेरी बातों पर विश्वास। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी उस गरीब माता से ही पूछ लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। पंकज, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? भैया जरा रुकिए, मैं इन सभी लोगों को भी मुक्त कर देता हूँ। हाँ हाँ, जरूर मुक्त कर दो। वैसे भी अब मेरे बातों का जवाब देने के बाद किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरी इस बात को जरूर याद रखना राजकुमार, तुम उस साधु की किसी भी बात पर विश्वास मत करना, और उसे बंदी बनाकर राजमहल में अपने माता पिता के सामने ले जाना, और तुम मुझे अपनी बीमार माता को स्पर्श कर देना, तो वह एकदम ठीक हो जाएगी। नीले सेब की बात सुन पंकज आगे बढ़ता है और बारी बारी से सबको नीले सेब से स्पर्श कराता है, तो सारी नीचे गिरे सेब अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो? माँ, क्या हम दोनों भाई आपके सगे बेटे नहीं हैं? आपने हम दोनों भाइयों को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है?
ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये सब तुमसे किसने कहा? ये सब बातें झूठी हैं। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। माँ, आपको हम दोनों भाई की सौगंध है। आप मुझे सच सच बताइए, आपने हम दोनों भाइयों को जन्म दिया है कि नहीं? पुत्रों, मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म नहीं दिया। तुम दोनों भाई मुझे जंगल में पड़े मिले थे। तभी वह सभी लोग महाराज के पास जाकर सारी बात बताते हैं। क्या उस साधु ने हमारे दोनों पुत्रों को इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था? कहाँ है मेरे पुत्र? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ। मेरी आंखें तरस गई है मेरे बेटों को देखने के लिए। फिर महाराज अपने रथ पर सवार होकर अपने बेटों की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें भी वही बूढ़ी औरत मिलती है। माते, क्या आपने मेरे दोनों पुत्रों को कहीं देखा है? आ गए राजन। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं कल तुम्हारे दोनों बेटों से मिली थी और वो इस समय कहाँ है ये भी जानती हूँ। माते, कृपा करके मुझे बताएं, मेरे बेटे मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरी आंखें तरस गई हैं उन दोनों को देखने के लिए। राजन, तुमने ही अपने बेटों को अपने से अलग किया है। जब तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे राज्य से गायब हो गए थे, तब तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पहली पत्नी को दोषी बना दिया और उसको पूरी जिंदगी के लिए कारावास में डाल दिया और फिर उस तपस्वी के बेटी को रानी बना लिया। ये सब तपस्वी और तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मिलकर तुम्हारे दोनों बेटों को जंगल में मारने के लिए छोड़ गए और पूरा इल्जाम तुम्हारी पहली पत्नी पर लगा दिए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस गरीब के घर आते हैं जहाँ दोनों बेटे बड़े हुए हैं। सैनिकों, इस साधु को बंदी बनाकर राजमहल में लेकर चलो। हाँ पिताजी, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं। जिसको आपने पिचासनी समझकर काल कोठरी में कैद कर रखा है, वही मेरी माँ है। फिर बारी बारी से सभी लोग राजा को सच्चाई बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर तो राजा हैरान ही रह जाता है। जी महाराज, ये लोग सत्य कह रहे हैं। मैंने धन के लालच में अंधा होकर इस घटना को अंजाम दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी चंद्रलेखा, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था और तुमने उस विश्वास के बदले में मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसा फिर कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा? तुमने इतने वर्षों तक मेरी पत्नी और पुत्र को मुझसे दूर रखा। तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और फांसी पर चढ़ा दो। माँ देखो, हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। चलो माँ, हमारे साथ चलो। तुमने मुझे माँ कहा? तुम कौन हो बेटा जो इस अभागन को माँ बोल रहे हो? माँ, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं। हम दोनों ने आपके कोख से जन्म लिया है। उन दुष्टों ने हमें आपसे जुदा कर दिया था माँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना तुम्हारी यह माँ एकदम अकेली हो गई है। इस प्रकार तीनों दुष्टों को उनके किए की सजा मिली और बाकी के सारे लोग खुशी खुशी एक साथ महल में रहने लगे।